प्रिय छात्रों, निर्माण आईएएस संस्थान यूपीएससी 2023 व 2024 के प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप सबके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर श्रृंखला लेकर आ रही है, जो प्रतिदिन के समसामयिक प्रश्नों के साथ सामान्य अध्ययन के अलग अलग विषयों संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर करेगा। ये कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अपने अनुभव और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेज सकते हैं। नमस्कार, निर्माण आईएएस की इस एमसीक्यू सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं विश्वजीत तिवारी इस एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से आप लोगों का पिछले एक साल का करंट अफेयर, मॉडर्न इंडिया के कुछ क्वेश्चंस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की तैयारी करवाता हूं। इस सीरीज में मैंने इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ क्रूशियल एलिमिनेशन टेक्निक भी बताने का प्रयास किया है। बेसिकली आप सभी जानते हैं कि जब तक एग्जाम हॉल में आप एलिमिनेशन टेक्निक की जानकारी के बिना जाएंगे अगर यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में, तो संभव है कि आप यूपीएससी प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने से मिस कर जाएं। ऐसे में क्रूशियल एलिमिनेशन टेक्निक, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बिना उसकी जानकारी के शायद पास करना प्रीलिम्स मुश्किल हो जाए, और अगर उसको जानते हैं तो आपके 8 से 10 क्वेश्चन, कभी कभी 12 क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा सही हो जाएंगे। तो इस सीरीज में हमारा प्रयास यही रहता है कि आपको जानकारी के साथ साथ एलिमिनेशन टेक्निक भी बताया जाए। अगर आप लोग इस सीरीज के नियमित दर्शक हैं तो आप सभी जानते हैं कि इस सीरीज में हमने पीछे इंडिया और वर्ल्ड की मैपिंग भी करंट अफेयर के साथ साथ समाप्त की है। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा देखिए पहला क्वेश्चन ये है, जो कि करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदिक रिसर्च के स्पार्क। अब यहाँ पर स्पार्क प्रोग्राम के बारे में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन क्यों उठाया गया है भाई? क्वेश्चन उठाने के पीछे का पर्पस यह है कि अभी हमारे यहाँ मेडिकल की समस्याएं बनी रहती हैं। मेडिकल के क्षेत्र में सरकार की भी कोशिश रहती है कि जो कंटेम्पररी मेडिसिन का डिपार्टमेंट है, उसके विपरीत, उसके साथ साथ उसके सहयोगी के रूप में आयुर्वेद को भी बढ़ावा दिया जाए। तो ऐसे में आयुर्वेद के क्षेत्र में जो भी रिसर्च चल रहे हैं, जो भी सरकारी पहले चल रही है, वहां से प्रश्न बनना स्वाभाविक है। सरकार ने ये एक स्टूडेंट प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदिक रिसर्च के स्पार्क कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, यह सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस, इसके द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, यहां पर एक संस्था का नाम दिया गया है कि इसके द्वारा यह शुरू किया गया है। मैं ये मान करके चल रहा हूं कि इस सीरीज में जब ये प्रश्न मैं पूछ रहा हूं आपसे, तो हो सकता है कि आप इस प्रश्न के बारे में नहीं पढ़े होंगे, लेकिन उसके बावजूद कैसे इसको सही करना है, आइए सीखते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? छात्रों को अनुसंधान के लिए कुशाग्रता विकसित करने में मदद करना और उनके शोध विचारों को आगे समर्थन और प्रोत्साहन देना। ठीक है। तीसरा, फेलोशिप के तहत चयनित फेलो को 1 वर्ष के लिए 50,000 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता की पेशकश की जाएगी। फोर्थ स्टेटमेंट, यह कार्यक्रम केवल बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी के इच्छुक छात्रों के लिए है। अब कह रहे हैं ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है? सही को हमने घेर दिया। सही और गलत को घेरना तो है ही, हर हाल में आपको घेर करके ही इसको बनाने का प्रयास करना है। अब देखिए, इसमें जब मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था तो जहां जहां मुझे ऐसा लगा कि यहां पर कुछ गलत हो सकता है, यहां पर कोई निश्चित फैक्ट है, तो मैंने उस फैक्ट के नीचे एक लाइन खींची। तो इससे क्या हुआ कि अगली बार जब मैं पढ़ूंगा इस प्रश्न को, तो पूरी लाइन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ मेरी आंख वहीं पर जाएगी जहां पर कि हमने लाइन खींची है। देखिए, सेकंड स्टेटमेंट जो मैं पढ़ रहा हूं, इसको स्टूडेंटशिप, स्टूडेंट्स के लिए है इसका मतलब, और प्रोग्राम क्या है? आयुर्वेदिक रिसर्च। और स्टूडेंट को आयुर्वेदिक रिसर्च के लिए प्रमोट करने से जुड़ा हुआ प्रोग्राम लग रहा है नाम से। अब सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसका उद्देश्य छात्रों को अनुसंधान के लिए कुशाग्रता विकसित करने में मदद करना और उनके शोध विचारों को आगे समर्थन और प्रोत्साहन देना है। यह तो एकदम सकारात्मक स्टेटमेंट है, इसमें हमें कोई भी फैक्ट नहीं मिला और एकदम पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो ऐसे पॉजिटिव स्टेटमेंट हमेशा मैक्सिमम केस में, हमेशा नहीं बोलूंगा, मैक्सिमम केस में सही होते हैं। तो इस स्टेटमेंट में गलती ढूंढने वाला कुछ था नहीं, तो वो सेकंड सही है। सेकंड सही है तो इसका मतलब है, और सेकंड वैसे विचारों में है। अब थर्ड पे जब हम आते हैं, तो थर्ड पे हमें कुछ फैक्ट मिलते हैं। फैक्ट क्या मिलता है? 1 वर्ष के लिए, पहला फैक्ट। दूसरा, 50,000 रुपए। तीसरा, प्रति माह। अब यहां पर देखिए, आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी यूजुअली जो फैक्ट पूछता है, और अगर उस फैक्ट में कोई डिजिट हो
कोई नंबर हो, तो नंबर मैक्सिमम केस में यूपीएससी के इतिहास में देखा गया है कि यूपीएससी ने गलत ही नंबर इनपुट में डाला है, मतलब कि नंबर को गलत करके पूछा है। तो यहां पर तो 3-3 नंबर है, एक वर्ष के लिए 50,000 रुपए और प्रति माह, तो तीनों में से कोई भी एक गलत होने की संभावना बहुत अधिक। नंबर एक तो ऐसे ही गलत होता है और दूसरा कि यहां तो 3-3 नंबर है, तो यहां गलत होने की संभावना सबसे अधिक है। तो ऐसे में अगर 3 को गलत होने की हम गलत मान ले, तो जैसे ही हमने 3 को गलत माना, ये दोनों गायब हो गए। इसका मतलब है कि 1 और 2 तो निश्चित रूप से सही है, अब बचता है 4, क्योंकि 1 2 दोनों में कॉमन है। 4 को पढ़ते हैं। यह कार्यक्रम केवल बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी के इच्छुक छात्रों के लिए है। क्यों भाई? आयुर्वेद के और भी बहुत सारी शाखाएं हैं, सिर्फ एक ही डिग्री के लिए सरकार कोई एक स्पेशल प्रोग्राम पूरा स्टूडेंटशिप लेकर के आ रही है। और उससे भी बड़ी बात, जैसे ही केवल लग गया तो मैक्सिमम केस में जो हार्ड सेंटेंस होते हैं, जो हार्डकोर सेंटेंस होते हैं, वो क्या होते हैं? गलत होते हैं। तो यहां पर भी चौथा भी गलत होने के लिए संभावित है। तो ऐसे में आपका आंसर हो गया ए। तो मैं बस ये बताना चाह रहा था इस प्रश्न के माध्यम से कि प्रश्न बहुत सारे पूछे जाएंगे जिसमें कि आपको जानकारी नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद घबराना नहीं है। ये प्रश्न भी आप करेक्ट कर लेंगे अगर आपको एलिमिनेशन टेक्निक आता है। अगर आप घबराते नहीं है, प्रश्नों को पढ़ते हैं, तो आसानी से वहां से आप आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, अब आइए जान लेते हैं ये क्या है। भाई बेसिकली आयुर्वेद विज्ञान में छात्रों के बीच में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, इसमें क्या है कि 2 महीने की अवधि के लिए 25,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। मतलब कि 2 माह लगातार आपको 25,000 रुपए दिए जाएंगे और टोटल 50,000 दिया जाएगा 2 माह के लिए केवल। ठीक है, और ध्यान ये रखना है कि ये केवल इच्छुक छात्रों के लिए ही है, लेकिन इसमें भी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी के जो छात्र हैं वो सबके लिए नहीं है। उनमें भी जो कि पहले और 4th ईयर के लिए स्टूडेंट है, उनके लिए नहीं है। ये सिर्फ जो बीच मिड टर्म वाले स्टूडेंट हैं, 2nd और 3rd टर्म वाले स्टूडेंट है, सिर्फ उनके लिए ये स्कीम सरकार ने शुरू की गई। तो अब हम इस बात को भूल जाते हैं कि ये किन छात्रों के लिए है, क्योंकि वहां पर ऑप्शंस ऐसे आएंगे जो कि हम आसानी से एलिमिनेट कर देंगे। लेकिन हम ये जरूर जान लें, ये आयुर्वेद में सरकार ने ये स्कीम शुरू की है और कितने 50,000 रुपए 2 माह दिए जाएंगे। ठीक है, सिर्फ इतनी जानकारी भी आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में हेल्प कर देगी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से है और कुछ छात्रों ने डिमांड कर दी कि सर मॉडर्न इंडिया के भी क्वेश्चनों को डिस्कस किया जाए, तो हमने अब मॉडर्न इंडिया के भी कुछ क्वेश्चन जहां से कि प्रश्न बनने की संभावना अधिक है। देखिए प्रश्नों का सिलेक्शन करते समय हमारी प्रयास रहती है, जब प्रश्न हम बनाते हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि हम लोग वैसे टॉपिक को चुने जो विवाद में है और जहां से प्रश्न बनने की अधिक संभावना है। तो चूंकि सिख धर्म सुधार हमेशा अभी तो बहुत अधिक विवाद में है, जो नया खालिस्तान मूवमेंट चल रहा है इसको लेकर के, तो ऐसे में यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। तो यह प्रश्न है कि सिख सुधार आंदोलन, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट, सिखों को आधुनिक पश्चिमी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सिंह सभा आंदोलन की स्थापना की गई। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि सिंह सभा आंदोलन की शुरुआत किसने की गई थी? सिखों को मॉडर्नाइज करने के लिए और उनको इंग्लिश एजुकेशन दिलवाने के लिए। सेकंड स्टेटमेंट, अकाली आंदोलन सिंह सभा आंदोलन की एक शाखा थी जो सांप्रदायिक है। कह रहा है कि सिंह सभा आंदोलन की एक शाखा के रूप में अकालियों का उत्थान हुआ और ये अकाली क्या थे? सांप्रदायिक थे। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट, वे एक परमात्मा, गुरु की सर्वोच्चता, पवित्र लोगों की संगति और एक साधारण सामाजिक जीवन में विश्वास करते हैं। ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है? सही को हमने लिख दिया। अब थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते ही आपको लग गया होगा कि थर्ड स्टेटमेंट में कुछ भी गलत होने जैसा नहीं है। परमात्मा या गुरु की सर्वोच्चता, पवित्र लोगों की संगति, साधारण सामाजिक जीवन, ये सभी समाज सुधार के जो धर्म के केंद्र रहे हैं, सभी समाज सुधार आंदोलन रहे, सबकी यही मान्यताएं रही हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट तो निश्चित रूप से सही होगा। तो इसका मतलब है कि केवल एक तो नहीं होगा, बाकी तो तीनों में 3 है। अब सेकंड स्टेटमेंट में देखिए कि यह एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। कैसे?
यहां दिया गया है कि अकाली आंदोलन कैसा था, सांप्रदायिक आंदोलन। और जैसे ही सांप्रदायिकता आती है दूसरे संप्रदायों के प्रति वो क्या हो जाती है, नकारात्मक हो जाती है, दूसरे संप्रदायों से प्रतिद्वंदिता करने लगती है, प्रतिशोध लेने लगती है। क्या अकाली आंदोलन ऐसा ही था? तो अकाली आंदोलन ऐसा नहीं था और सिंह सभा आंदोलन एक सुधार आंदोलन थी, न कि सांप्रदायिक आंदोलन थी। तो जैसे इस सांप्रदायिक तत्व दिखा, मतलब कि निगेटिव स्टेटमेंट है, इसमें निगेटिविटी दिख रही है। जब स्टेटमेंट में निगेटिविटी दिखने लगे तो समझ लीजिए कि यह स्टेटमेंट एग्जामिनर ने कहीं से कट पेस्ट नहीं किया है बल्कि खुद से बनाया है, इसीलिए यह गलत होने के लिए अधिक संभावना। तो सेकंड स्टेटमेंट अगर आपने गलत मान लिया तो यह भी गलत हो गया। तो अब यहां बचता है 1 और 3 और केवल 3। अब पहला कि सिखों के आधुनिक पश्चिमी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सिंह सभा आंदोलन की स्थापना की गई थी। बेसिकली अब मॉडर्न इंडिया में आपको अपने नॉलेज की जानकारी लेनी है। सिंह सभा आंदोलन आप सभी जानते हैं कि 1920-21 के आसपास से शुरू की गई थी। बेसिकली जो सिख गुरुद्वारे थे वहां पर भ्रष्ट महंतों का कब्जा था और उन्हीं भ्रष्ट महंतों के कब्जा से गुरुद्वारों को मुक्त कराने के लिए सिंह सभा आंदोलन की शुरुआत की गई। तो ऐसे में उद्देश्य क्या था कि सिखों को मॉडर्न किया जाए, सिखों को आधुनिक किया जाए ताकि वे रूढ़िवादी परंपरा से आगे निकल करके अधिक मॉडर्नाइज हो सके। तो पहला स्टेटमेंट भी सही है, तो पहला और तीसरा दोनों सही हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा सी। और वैसे भी एक ट्रिक बताया था मैंने कि आप लोग यूपीएससी में देखते हैं कि जब आप दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हैं और एक ऑप्शन ऐसा मिले जिसमें कि दो ऑप्शंस, एक में 1 और 3 हो और केवल 3 हो, तो जब दोनों में जो कॉमन वाला होता है वो तो सही होता है निश्चित रूप से, लेकिन ऐसे में जो मैक्सिमम वाला होता है वही ज्यादा सही होता है। इसका मतलब है कि 1 और 3 और केवल 3 में से 1 और 3 के सही होने की संभावना बहुत अधिक होती है। ठीक है, आइए जान लेते हैं इसको। सिंह सभा आंदोलन की स्थापना अमृतसर में 1873 में हुई थी। ये आंदोलन अपने चरम पर पहुंचा था 1921 के आसपास। प्रमुख उद्देश्य यही है कि सिखों को आधुनिक पश्चिमी शिक्षा उपलब्ध कराना, साथ ही जो धर्मांतरण हो रहे हैं इन धर्मांतरण को रोकना, उनका मुकाबला करना। अकाली आंदोलन जो था यह गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के रूप में इसको जाना जाता है, लेकिन यह सांप्रदायिक आंदोलन नहीं था। बाद में राधा स्वामी, जो कि राधा स्वामी आंदोलन के रूप में इसका डेवलपमेंट हुआ था, इन्होंने ही इसमें कहा था कि सभी पवित्र लोगों की संगति कीजिए, गुरु की सर्वस्था रखिए, साधारण जीवन जिए। तो ये सब चीजें सिंह सभा आंदोलन में जुड़ी हुई थी। तो आपके लिए एक टास्क है कि आप घर पे जाकर के और सिख सुधार आंदोलन को बहुत बढ़िया से किसी भी बुक से, चाहे स्पेक्ट्रम हो या विपिन चंद्रा हो, तैयार जरूर कर लेंगे, क्योंकि यहां से इस बार प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसकी दूसरी वर्षगांठ मनाई गई है। मतलब है कि प्रधानमंत्री संपदा योजना का दूसरा साल हो रहा है। अब स्टेटमेंट क्या है कि भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हमने सही को घेर दिया। ठीक है, अब आइए देखते हैं पहला स्टेटमेंट। भारत दुनिया का तीसरा, जैसे जैसे फैक्ट मिलता जाएगा आप उसको घेरते चले जाएंगे या उसके नीचे लाइन करते चले। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, इसके पास लगभग 7.5% वैश्विक उत्पादन है। तो पहला स्टेटमेंट हमने पढ़ा जिसमें कि हमें दो फैक्ट मिले, दोनों डिजिट वाले थे। सेकंड स्टेटमेंट, लगभग 3/4 मछली का उत्पादन समुद्री और शेष 1/4 अंतर्देशीय। सेकंड स्टेटमेंट भी हमने पढ़ा, यहां पर भी दो फैक्ट मिले और ये दोनों डिजिट वाले फैक्ट थे। थर्ड स्टेटमेंट, मछली का उत्पादन और निर्यात अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। कह रहा है कि वर्तमान में जो हम मछली का उत्पादन और निर्यात करते हैं वो पीछे से अब तक लगातार हमारा उत्पादन बहुत बढ़ करके इस बार बहुत अधिक हुआ है। चौथा स्टेटमेंट, पीएम इसके लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत सरकार का लक्ष्य 2024-25 तक मत्स्य निर्यात आय को बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए करना है। कह रहे ऊपर दिए कदमों में से कौन सा सही है। देखिए, थर्ड स्टेटमेंट जब हम पढ़ रहे थे तो सरकार का उत्पादन और निर्यात अब तक का उच्चतम स्तर पर है, तो ये सही है, क्योंकि हम जानते हैं कि हर साल समुद्री उत्पादन भी बढ़ रहा है, मत्स्य उत्पादन, अंतर्देशीय उत्पादन भी बढ़ रहा है, तो मत्स्य उत्पादन हर साल पिछले साल का रिकॉर्ड तो तोड़ ही रहा है। थर्ड स्टेटमेंट में गलत होने की संभावना नहीं है।
तो इसका मतलब है कि ये सी वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। अब पहला स्टेटमेंट देखिए, भारत दुनिया का तीसरा, जैसे ही ये फैक्ट दिखा दुनिया का तीसरा, तुरंत क्या करिए इसको, भाई ये डिजिट है एक तो, और दूसरा कि हार्डकोर फैक्ट है, तो फैक्ट गलत होने की संभावना अधिक है, ऊपर से डिजिट है, नंबर है, तो इसकी गलत होने की संभावना और अधिक है। तो जैसे ही आपने इसको गलत मारा, पहला को आपने गलत मारा, तो क्या हो गया, आपका आंसर निकल गया केवल 3 और 4। इसका मतलब है कि दूसरा भी गलत हो रहा है। दूसरा कैसे गलत हो रहा है भाई, देखते हैं। लगभग 3/4 मछली उत्पादन समुद्र से, जैसे ही यहां पर भी नंबर दिया गया है 3/4, यह भी गलत होने के लिए अधिक संभावित है। तो इसका मतलब है कि हम जो ऑप्शंस ढूंढ के लाए हैं, ये ऑप्शन सही होने के लिए अधिक संभावित हो गया, क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 भी गलत होने के लिए संभावित है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर बी रहा। अब आइए देखते हैं, इसको देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा, अब मत्स्य भारत की स्थिति की, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। आप सभी जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश वर्तमान में चाइना बना हुआ है, और भारत पहले तीसरा हुआ करता था जापान के बाद, लेकिन अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है भारत। ठीक है, और वैश्विक उत्पादन का वर्तमान में 7.5% अकेले भारत से होता है मछली का उत्पादन। लगभग 3/4 मतलब सर्वाधिक मछली हम अंतर्देशीय मतलब स्वच्छ जल से, जो स्वच्छ जल की मछली है वह भारत सर्वाधिक, मतलब 3/4 मछली हम स्वच्छ जल से उत्पादित करते हैं, और शेष 1/4 समुद्र से। समुद्र से हम 1/4 मछली, 25% मछली ही समुद्र से लाते हैं, और 75% अंतर्देशीय जल से निकालते हैं। इसका मतलब है कि भारत की जो मछली होती है उसमें खराब होने की संभावना बहुत कम होती है। मत्स्य क्षेत्र में सरकार का टारगेट है कि चूंकि हमारा उत्पादन बहुत ज्यादा ही सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है, तो सरकार का टारगेट है कि अगले, ये जो टारगेट था कि 1 लाख करोड़ तक पहुंचा देना है 2024-25 तक, ये क्या है, ये सही टारगेट है। ये सब आप लोगों को याद कर लेना है। लेकिन अगर ये सब टारगेट याद नहीं भी रहे तब भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, अगर आपको ये पता है कि भारत दुनिया का दूसरा है और भारत में सर्वाधिक मछली अंतर्देशीय जल से निकाली जाती है। इन दो ऑप्शंस के आधार पर ही आप पूरे क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि सारे फैक्ट आपको पता हो, लेकिन कम बेसिक फैक्ट की जानकारी होने पर भी आप आंसर एलिमिनेट कर सकते हैं, या फिर एलिमिनेशन टेक्निक से अपना काम चला सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इस प्रश्न को पढ़ते समय आप लोग खुद ही महसूस कीजिएगा कि क्या आपको पढ़ते समय इसमें गलती दिखी थी। आइए देखते हैं। श्वेत विद्रोह, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को सत्ता के हस्तांतरण के मद्देनजर कंपनी के कार्यरत भारतीय सेना के एक वर्ग ने इस कदम पर नाराजगी जताई। अब जैसे देखिए, मैं जब पढ़ रहा था तो मेरा पेन जहां पर भी फैक्ट दिखता है वहां नीचे लाइनिंग कर देता है। क्या आपका पेन भी इसी के लिए हैबिचुअल हो चुका है? अगर नहीं हुआ है तो फिर आप जानते हुए कुछ क्वेश्चन जरूर गलत कर जाएंगे। सेकंड स्टेटमेंट, इंग्लैंड की रानी की ओर से काम कर रहे यूरोपीय सैनिकों ने भी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में उनके स्थानांतरण के खिलाफ विद्रोह किया। कह रहा है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। अब देखिए, पहला स्टेटमेंट मुझे पता है कि अगर आप लोगों को मैंने लाइन यहाँ पे नहीं खींचे होते तो आप लोग पहले स्टेटमेंट में गलती ढूंढने की स्थिति में नहीं होते। लेकिन जैसे ही मैंने कहा भारतीय सेना के एक वर्ग ने इस कदम पर नाराजगी जताई, अब स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को सत्ता के हस्तांतरण के मद्देनजर कंपनी के तहत कार्यरत भारतीय नहीं, यूरोपीय सेना के एक वर्ग ने इस कदम पर नाराजगी जताई। तो पहला स्टेटमेंट सही होगा। वैसे भी ये श्वेत विद्रोह है, मतलब व्हाइट लोगों का विद्रोह है, तो भारतीयों का विद्रोह नहीं है। ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इंग्लैंड की रानी की ओर से काम कर रहे यूरोपीय सैनिकों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के एवं उनके हस्तांतरण के खिलाफ विद्रोह नहीं किया था। ऐसा कभी हुआ ही नहीं, बल्कि आप सभी जानते हैं कि 1858 में सत्ता ही ट्रांसफर हो गई थी। तो फिर जो भारतीय सैनिक थे वो सीधे अभी महारानी के सैनिक बन गए। तो यहाँ पर कोई कंपनी की ओर सैनिक सेना का ट्रांसफर नहीं हो सका। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। दोनों स्टेटमेंट गलत है, आंसर डी हो गया। अब यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा था कि बेसिकली जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो यहाँ पर
अगर आपने थोड़ी सी मिस की और इस भारतीय शब्द को मिस कर दिया तो पूरा स्टेटमेंट सही है, सिर्फ वो भारतीय गलत है। लेकिन यह भारतीय आपकी आंखों के सामने तब आएगा जब आपको हैबिट होगा लगातार कि जैसे ही कोई फैक्ट दिखे उसके नीचे आपकी पेन आकर के लाइन खींच जाए। ठीक है, तो ये हैबिट आपको जनरेट कर लेनी है, ये हैबिट अपने में डेवलप कर लेनी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, 2021 में निवारक हिरासत में पिछले वर्ष की तुलना में 23.7% से अधिक की वृद्धि देखी। निवारक निरोध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, संविधान में जो निवारक निरोध की बात की गई है उसके बारे में आपको, आप जब मूल अधिकार पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ लेते हैं, लेकिन निवारक निरोध से जब प्रश्न पूछा जाता है तो उसको सही करने की स्थिति में आप कितने होते हैं, आइए इसको देखते हैं। कह रहा है कि अनुच्छेद 22 राज्य सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के कारणों से निवारक निरोध और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबंध की अनुमति देता है। मतलब कह रहा है कि आर्टिकल 22 आपको निवारक निरोध की अनुमति देता है, पहला स्टेटमेंट। सेकंड, निवारक निरोध के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला अधिनियम कौन सा है? नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट। इसमें अवैध व्यापार की रोकथाम। कह रहा है कि सेकेंड स्टेटमेंट की निवारक निरोध कानून में जो सबसे अधिक अगर केस दर्ज किया जाता है तो वो इस कानून, इस एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाता है। तो ये क्या हो गया? यह एक निश्चित फैक्ट हो गया, कोई एक निश्चित एक्ट दे दिया गया। जैसे ही स्टेटमेंट में निश्चितता दिख जाए, सर्टेनिटी दिख जाए, वहां पर गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। अब यही एक्ट क्यों भाई, कोई दूसरा एक्ट हो सकता है ना। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। पुलिस को किसी भी असंज्ञेय अपराध को रोकने के लिए निवारक गिरफ्तारी करने का अधिकार है। अब अगर आपने इसको ध्यान से नहीं देखा और यहां पर देखा कि पुलिस को किसी भी असंज्ञेय अपराध को रोकने के लिए निवारक गिरफ्तारी करने का अधिकार है और पढ़ते चले गए तो आप अशब्द पर ध्यान नहीं दिए तो पूरा का पूरा खेल गड़बड़ हो गया। देखिए, मैं एक बात तो दावे के साथ कह सकता हूं कि इस सीरीज में, अगर आप इस सीरीज के नियमित दर्शक हैं, अगर आप मुझे लगातार फॉलो कर रहे हैं तो आप कभी भी एग्जाम में जानते हुए गलती नहीं करेंगे। ये मेरा आप लोगों के लिए श्योर शॉट वादा है। आपको मैं उतना परिपक्व कर दूंगा कि इलिमिनेशन करना आपसे बेहतर किसी को नहीं आएगा। बस आप लगातार अपनी साथ बनाए रखें और इस सीरीज में हमसे जुड़े रहें। असंज्ञेय शब्द पे, जैसे ही अशब्द पे आपकी नजर नहीं जाती तो आप इसको गलत कहने की स्थिति में नहीं होते, लेकिन जैसे ही अशब्द असंज्ञेय, भाई असंज्ञेय क्यों, संज्ञेय हो सकता है। ठीक है, मतलब जहां पर भी संभावना है फ्लिप होने की, जहां पर भी संभावना है रिप्लेसमेंट की, वहां गलती की भी संभावना होती है। ठीक है, लेकिन पहले स्टेटमेंट में तो आप सभी ने अगर मूल अधिकार फंडामेंटल राइट पढ़ा होगा, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने लक्ष्मीकांत पढ़ा होगा या फिर एनसीईआरटी पढ़ी होगी, तो उसमें आर्टिकल नंबर 22 में पढ़ा होगा कि हाँ, यहां पर सार्वजनिक व्यवस्था या व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबंध की अनुमति राज्य देता है। तो निवारक, तो ये तो स्टेटमेंट सही था, पहला तो सही था, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट में जब हम आए तो एक फैक्ट मिल गया, एक एक्ट के तहत ही सबसे अधिक निवारक मिले, तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत होने के लिए बहुत अधिक संभावित है, तो ये गलत हो गया। अब आप एक और तीसरा स्टेटमेंट जैसे ही पढ़ते हैं कि असंज्ञेय अपराध, तो असंज्ञेय अपराध जैसे ही आया एक निश्चित फैक्ट हो गया, निश्चित फैक्ट के गलत होने की संभावना अधिक होती है, तीसरा भी गलत हो गया, तो आपका आंसर निकल गया केवल ए। अब आइए इसको जान लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि संविधान का आर्टिकल नंबर 22, इसमें जो 23 है, 22.3 या 22.4, इनमें निवारक निरोध की विस्तृत चर्चा की गई और भारत में यह बताया जा रहा है कि निवारक निरोध कानून में पुलिस को किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार है अगर पुलिस को लगता है कि किसी भी संज्ञेय अपराध, ध्यान रखिएगा यहां पे, के को रोकने के लिए उन्हें ऐसा करना चाहिए। अगर पुलिस को लगता है कि यह व्यक्ति, सामने वाला कोई व्यक्ति ऐसा दुर्दांत अपराध कर सकता है जिससे समाज में तनाव फैल जाए या समाज में अव्यवस्था फैल जाए, तो पुलिस को यह अधिकार है कि वो उस व्यक्ति को पहले ही, अपराध करने से पहले ही उसको गिरफ्तार करे। इसी को कहते हैं निवारक निरोध। निवारक है, करने से पहले ही उसका निवारण ढूंढ लेना। तो लेकिन ये ध्यान रखना है कि यह संज्ञेय अपराध के लिए है, सबके लिए नहीं है।
इसमें भी नियम है कि हिरासत के 24 घंटे के लिए इसमें आपको सामान्य अगर आप अपराधी है तो आपको 24 घंटे के अंदर पुलिस गिरफ्तार करने के बाद निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करती है। लेकिन अगर निवारक निरोध में पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया है तो यहाँ 24 घंटे वाला सिस्टम काम नहीं करता है, आपको पुलिस 24 घंटे से अधिक समय तक गिरफ्तार रख सकती है। ठीक है, अब ज्यादातर जो निवारक निरोध के लिए उपयोग किया जाने वाला अधिनियम है, सबसे अधिक गुंडा एक्ट के तहत लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा धमकी मिलती है। आप में से भी बहुत सारे लोग, नहीं आप में से कोई भी गुंडा नहीं होगा, लेकिन जो निवारक निरोध के तहत सबसे अधिक गिरफ्तारियां होती है वो गुंडा एक्ट के तहत की जाती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखिए, आप सभी जानते हैं कि सीरीज में एक हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी शामिल करते हैं। तो 2022 और 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया है। ये 2020 का सीरीज अभी चल रहा है। इस सीरीज में जो हमने क्वेश्चन उठाया है 47 की साइंस क्वेश्चन है, ट्रेडिशनल साइंस का क्वेश्चन है। अब आपको ये बताने का प्रयास किया जाता है पीवाईक्यू से कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दिखा करके कि आपको पढ़ने कैसे हैं और आप कैसे यूपीएससी के क्वेश्चनों को सही कैसे कर सकते हैं। ये देखिए, ट्रेडिशनल हार्डकोर रूप से साइंस का बायोलॉजी का क्वेश्चन है जो कि 2020 में पूछा गया। तो इसका मतलब है कि आपको भी थोड़ी बायोलॉजी, ऐसे तो आप बायोटेक पढ़ते ही हैं, लेकिन थोड़ी बायोलॉजी की बेसिक समझ आपको होनी चाहिए, ताकि वहां से एक ही या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन अगर आप उसको कर लेते हैं तो बाकियों से आप एक कदम आगे रहेंगे। ठीक है, प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतर के बारे में सही? कह रहा है कि पादप कोशिका और प्लांट सेल और ह्यूमन सेल दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में। पहला स्टेटमेंट, पादप कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिका भीति होती है। पादप कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिका भीति होती है, जबकि प्राणी कोशिकाओं में नहीं होती है। सेकेंड स्टेटमेंट, पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती है, जबकि इसके विपरीत प्राणी कोशिकाओं में वे होती हैं। देखिए, ये हार्डकोर रूप से ट्रेडिशनल साइंस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ट्रेडिशनल बायोलॉजी का क्वेश्चन है। तो ये अगर आप यहां पर एलिमिनेशन, जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन होंगे वहां पर भी अगर एलिमिनेशन की कोशिश करेंगे तो यहां आप गलत हो जाएंगे। यहां पर आपको नॉलेज से ही सही करना है। बेसिकली 2020 के बाद 2021 और 22 में ऐसा कोई हार्डकोर रूप से साइंस का क्वेश्चन डायरेक्टली साइंस से नहीं बल्कि साइंस टेक से लिंक करके ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो साइंस टेक के जो क्वेश्चन होते हैं वहां पर एलिमिनेशन खूब काम करता है, बल्कि यो कहूं कि सबसे अधिक एलिमिनेशन वही काम करता है। लेकिन जो ट्रेडिशनल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, संभावना है कि ये क्वेश्चन रहेगा, तो वहां पर आपका एलिमिनेशन कम काम करेगा। ठीक है, कह रहा है कि परिपक्व पादप कोशिका में एक बृहद रसधानी होती है। परिपक्व पादप कोशिका में एक बृहद रसधानी होती है, जबकि प्राणी कोशिकाओं में अनेक छोटी रसधानियां होती है। अब सेकंड, जो थर्ड स्टेटमेंट, इसको पढ़ने से आपको पता लग गया है रसधानी का मतलब नर्व्स। हम सभी जानते हैं कि हम चूंकि प्राणी कोशिका में हमारे अंदर शरीर के अंदर बहुत सारी नसें पाई जाती है, रसधानियां, जिससे कि रस या खून ब्लड पास करता है। जबकि जो प्लांट सेल होती है तो प्लांट सेल में एक ही होता है। ये थर्ड स्टेटमेंट तो निश्चित रूप से सही है, तो ये गायब हो गया। अब यहां पर इन दोनों के बारे में ये देखिए, ये प्रश्न में आपको कोई एलिमिनेशन काम नहीं आने हैं। ऐसे प्रश्न बहुत कम रहेंगे जहां पर कि एलिमिनेशन काम नहीं करेगा, लेकिन ये प्रश्न भी आते हैं। जो भी ट्रेडिशनल सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे वहां पर आप दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करिएगा। वहां पर सीधे सीधे नॉलेज से अगर प्रश्न आता है तो ठीक है, नहीं तो सीधे स्किप करके आगे बढ़ जाना। ठीक है, क्योंकि यहां पर अगर आपने दिमाग लगा करके एलिमिनेशन का प्रयास करने की कोशिश करी तो यहां गलत होने की संभावना बहुत अधिक हो जाएगी। हालांकि हम सभी जानते हैं कि जो पादप कोशिका होता है, जो प्लांट सेल होता है, वो सेलुलोज का बना होता है और ह्यूमन सेल में सेलुलोज नहीं होता है, जबकि पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली पादप कोशिकाओं में भी होती है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत था और पहला और तीसरा सही थे। ये सी आंसर इसका सही हो रहा है। लेकिन यहां पर यह भी ध्यान रखना है कि आपको नॉलेज से ही सही करने हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे आप सभी जानते हैं कि 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज का कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, देखते हैं। विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहां गलत पहचानना है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि सही और गलत को घेर देना है। इसकी स्थापना 1971 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में गैर लाभकारी संस्था के
रूप में हुई थी। सेकंड, यह स्वतंत्र है और किसी विशेष मुद्दे से बंधा नहीं है। तीसरा, इसे पहले यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम के नाम से जाना जाता है। देखिए यहां पर कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में प्रश्न, और ये बहुत ही बड़ी इंटरनेशनल मंच है, तो यहां से प्रश्न जरूर पूछे जा सकते हैं, तो तैयार तो करना ही है। जानकारी क्या है भाई कि यहां पर ये सब आपको जानकारी से ही सही करना होता है। बेसिकली इसकी स्थापना 1971 में हुई थी, स्टेटमेंट सही है। जेनेवा में इसका मुख्यालय, ये भी सही है। ये गैर लाभकारी संस्था है। ये किसी एक विशेष मुद्दे से जुड़ी हुई संस्था नहीं है। ये पर्यावरण से भी जुड़ी है, समाज से भी जुड़ी है, संस्कृति से भी जुड़ी है, मतलब हर क्षेत्र में ये दुनिया को देखती रहती है। बेसिकली यह एक फोरम है, इसमें दुनिया के पिछले साल के जो भी मुद्दे होते हैं वो इस पर डिस्कस। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। और ये भी ध्यान रखना है कि पहले इसको यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम के नाम से जाना जाता था। यह स्टेटमेंट भी सही है। तो कौन सा गलत है, तो डी आंसर हो जाएगा, इसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, इसका कोई व्यावसायिक हित नहीं है, मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। ये गैर सरकारी संगठन है, मतलब सरकार इसकी मेंबर, सरकार से जुड़ा हुआ नहीं है। लगभग 1000 से अधिक कंपनियां इसकी मेंबर हैं। इसकी जो वार्षिक बैठक होती है वो दावोस स्विट्जरलैंड में होती है। ठीक है। और पहले इसे यूरोपीय प्रबंधन मंच के नाम से भी जाना जाता था। 1971 में इसकी स्थापना हुई। इतना स्टेटमेंट अगर आपने जान लिया तो इसका मतलब है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से जो भी प्रश्न बने जाएंगे वह आपको आएंगे। लेकिन आपके लिए एक टास्क है कि आज आप लोग जाकर के कमेंट नहीं बल्कि घर पे जाकर के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो जो रिपोर्ट जारी करता है उन रिपोर्ट की लिस्ट निकाल करके उसको याद करना। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसके संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। क्या है भाई? यह एक अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जो जंगल के संरक्षण और पर्यावरण पर मानव प्रभाव को कम करने के क्षेत्र में काम कर रहा है। अब भाई WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये किस क्षेत्र में काम कर रहा है? पहला स्टेटमेंट कर रहा है कि ये बेसिकली पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करता है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि वर्तमान में इसका काम 6 क्षेत्रों तक सीमित है। पहला है भोजन, सेकंड जलवायु, मीठा पानी, वन्य जीवन, जंगल और महासागर। इन 6 क्षेत्रों में ही मेनली यह अपने काम को संचित रखता है। थर्ड स्टेटमेंट, यह 1998 से हर साल लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट प्रकाशित कह रहा है। ऊपर दिए करने में से कौन सा सही है? ठीक है। अब जैसे ही थर्ड स्टेटमेंट पे हम आए तो थर्ड स्टेटमेंट में हमें क्या मिल रहा है कि यह एक वर्ष दे दिया गया, एक साल दे दिया गया और एक रिपोर्ट का नाम दे दिया। यहां तीन फैक्ट दे दिए गए हमें। बाकी सभी स्टेटमेंट में किसी में एक फैक्ट है, किसी में 2 फैक्ट है, लेकिन यहां तीन फैक्ट है। हो सकता है वर्ष 1998 से नहीं हो सकता है हर वर्ष पे नहीं निकालता हो, या हो सकता है यह रिपोर्ट ही यहां नहीं निकालता हो। तो जहां भी 3 फैक्ट मिले वहां गलत होने की संभावना उतनी ही अधिक है। तो तीसरा अगर गलत हम मानते हैं तो ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। और कह रहा है कि केवल 1-2 और या फिर कोई नहीं। तो यहां तो हम तीसरा ही गलत ढूंढ रहे हैं। तो इसमें से कोई नहीं होने की संभावना यूजुअली नहीं है, क्योंकि पहला और सेकंड स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि यह पर्यावरण से जुड़ा हुआ गैर सरकारी संगठन है। तो इसका मतलब किसका आंसर निकल गया? केवल एक और। मतलब ये कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़े हुए प्रश्नों में अगर आपने किसी एक फैक्ट को सही कर लिया या एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर लिया तो आप सही और सटीक आंसर प्राप्त करने की स्थिति में हो जाते। ठीक है। यूपीएससी आपको ऑप्शन से ऐसे डिजाइन करता है कि एक ऑप्शन सही करिए, आप आंसर प्राप्त कर लीजिए। ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने अपने इस सीरीज में आप लोगों को मॉडर्न इंडिया के भी कुछ प्रश्नों से रूबरू कराया। आगे भी हम ऐसे प्रश्नों से रूबरू कराते रहेंगे। हालांकि अभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी चलता रहेगा। तो इस सीरीज में आप लोगों की सहभागिता बनी रहे, आप लोग हमारे भी भरोसा करें और लगातार इसके दर्शक बने रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।